नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी धर्म के नाम पर कट्टरता की। साइंस एग्जीबिशन के नाम पर जो स्वीट पॉइजन बच्चों के दिलो दिमाग पर हावी किया जा रहा है, उसकी पूरी हकीकत आपके सामने रखूंगी। आपको बताऊंगी कि कैसे कर्नाटक के एक स्कूल में बुर्का जिहाद चलाया जा रहा है, कैसे बच्चियों के दिमाग में जिहादी जहर भरा जा रहा है। साथ ही आपको उत्तराखंड भी ले चलूंगी, जहां अवैध मदरसों की तालाबंदी की जा रही है। इसके अलावा बात होगी राजधानी दिल्ली की। आपको दिखाऊंगी कैसे देश की राजधानी में सेक्स रैकेट का कारोबार फल फूल रहा है। लेकिन सबसे पहले बात होगी कर्नाटक में स्कूल में बुर्का जिहाद की। आपके घर में भी बेटियां हैं। एक 9 साल की छोटी सी बेटी जो चौथी क्लास में पढ़ती हो, उसकी सोच क्या होगी आप भी समझते होंगे। एक 9 साल की बच्ची की सोच, उसके जीवन के मानवीय मूल्य, सब कुछ उसे दी गई परवरिश और शिक्षा पर ही निर्भर करता है। एक 9 साल की बेटी भला और बुरा या तो अपने माता पिता के नजरिए से समझती है, या फिर वो जहां पढ़ रही है उसके टीचर उसके व्यक्तित्व की नींव को तैयार करते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर एक बार नींव खराब हो गई तो फिर भविष्य खराब ही समझिए। कर्नाटक के एक स्कूल में चौथी क्लास की एक बच्ची साइंस एग्जीबिशन के नाम पर जो धार्मिक कट्टरता दिखा रही है, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। 9 साल की बच्ची जो कह रही है वो जिहादी सोच है। उसने जो साइंस एग्जीबिशन में मॉडल तैयार किया है, उसका साइंस से, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बच्ची पर्दा बेपर्दा का फर्क बता रही है। यानी कि बुर्का पहनने और ना पहनने, हिजाब रखने ना रखने पर जन्नत और जहन्नुम का कनेक्शन समझा रही है। आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो कहानी का खुलासा होगा। जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर क़ैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। पर्दा रुकावट नहीं है। पर्दे में रहकर आप एक मकाम बना सकते हैं। औरत के लिए बेहतरीन पर्दा ये है कि वो एक कोई गैर मर्द को ना देखे और वो गैर मर्द इसको ना देखे। बेपर्दे वाली औरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बेपर्दा हो, घर में घूमती फिरती हो और उस घर का शौहर कुछ ना बोले, वो औरत की ही क्या, वो मर्द ही क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शौहर ही क्या, वो तो तय्यूस है, तय्यूस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ना अल्लाह उनकी नमाज कबूल करता है ना उनकी दुआ। आप सोचिए, चौथी क्लास में पढ़ने वाली ये 9 साल की बच्ची है जो ये बता रही है कि एक फ्रॉक या स्कर्ट पहनने वाली लड़की, महिला, उसकी दुआ तो ऊपर वाला भी कबूल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने पर्दा नहीं किया है। एक बार आप फिर सुनिए ये बच्ची क्या कह रही है। जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर क़ैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। पर्दा रुकावट नहीं है। पर्दे में रहकर आप एक मकाम बना सकते हैं। औरत के लिए बेहतरीन पर्दा ये है कि वो एक कोई गैर मर्द को ना देखे और वो गैर मर्द इसको ना देखे। बेपर्दे वाली औरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बेपर्दा हो, घर में घूमती फिरती हो और उस घर का शौहर कुछ ना बोले, वो औरत की ही क्या, वो मर्द ही क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शौहर ही क्या, वो तो तय्यूस है, तय्यूस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ना अल्लाह उनकी नमाज कबूल करता है ना उनकी दुआ। 9 साल की ये छोटी सी बच्ची है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि पर्दा रखकर भी कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, वो आड़े नहीं आता। लेकिन अगर पर्दा नहीं किया तो ऊपर वाला दुआ कबूल नहीं करेगा, वो जहन्नुम चली जाएगी। वो महिला, वो औरत जो पर्दा ना करे। आपने 9 साल की बच्ची को सुना, वो बुर्के को लेकर धार्मिक बयान दे रही थी। वो ये बता रही थी कि कैसे एक बुर्का पहनने वाली महिला शहीद के खून से भी ज्यादा पवित्र है।
आपको उस बच्चे की साइंस का मैं मॉडल दिखाती हूं। मैं फिर दोहरा रही हूं, ये साइंस एग्जीबिशन है, इसका विज्ञान से क्या लेना देना है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप क्या देख पा रहे हैं? ये एक साइंस का मॉडल है, अज़ाब-ए कब्र। ये जो थीम है, थीम ये रखी गई है। चौथी क्लास की बच्ची है, साइंस एग्जीबिशन में उसने एक मॉडल तैयार किया। एक तरफ ये कब्र है, दूसरी तरफ दूसरी कब्र दिखाई दे रही है, अज़ाब-ए कब्र। ये देखा आपने? अब ये जो कब्र है वो सफेद कपड़े में लिपटी हुई, जिसके ऊपर कुछ फूल दिखाई दे रहे, पत्ती दिखाई दे रही है, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? जन्नत दिखाई दे रही है। खूबसूरत सा नीला आसमान है, बादल हैं, वो दिखाई दे रही है, यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, खुशनुमा है। वहीं जब दूसरी कब्र की बात आती है, कब्र में वो औरत लेटी हुई है जिसने पर्दा नहीं किया, यानी कि स्कर्ट पहनने वाली, फ्रॉक पहनने वाली, जिसने पर्दा नहीं किया। तो उस महिला के साथ क्या होता है? उसकी कब्र पर फूल पत्तियां नहीं है, बिच्छू है, सांप है, और उसका हश्र क्या होगा? जहन्नुम, जहन्नुमी औरत। अब इस पूरे साइंस एग्जीबिशन को देखकर इसका विज्ञान से क्या कनेक्शन है? विज्ञान का मतलब तो ये होता है कि आप सुनीता विलियम्स की तस्वीर बनाते, आप बताते कि कैसे अंतरिक्ष में महिलाएं भी, औरतें भी इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं। ये होती है साइंस, ये होता है विज्ञान, ये होती है शिक्षा। पर्दा करने और ना करने से किसी को जन्नत या जहन्नुम कैसे मिल जाएगी? एक 9 साल के बच्चे के दिमाग में इतना जहर भरा जा रहा है। आपने ये जो वीडियो देखा वो कर्नाटक के चामराजनगर के एक प्राइवेट स्कूल का वीडियो है, जहां साइंस एग्जीबिशन के दौरान चौथी क्लास की एक छात्रा ने जो मॉडल लगाया, उसमें ये बताया गया कि अगर आप बुर्का पहनते हैं तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे और मरने के बाद शरीर को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप छोटे कपड़े पहनते हैं, स्कर्ट पहनती हैं, फ्रॉक पहनती है, ड्रेस पहनती है, शॉर्ट्स पहनती हैं, तो फिर मरने के बाद आपको नर्क जरूर जाना पड़ेगा। वहां पर सांप और बिच्छू आपके शरीर को खाएंगे। ये वीडियो हालांकि पुराना है, बताया जा रहा है कि 5 जनवरी का है, लेकिन अब सामने आया है। जब ये वीडियो सामने आया तो बवाल तो खड़ा होना ही था, और फिर जांच के आदेश भी दिए गए। ಈಗ ಏನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಗರದ BU ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಗು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಬೇಕೀಗ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಸ್ಥಳ ಏನು, ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆಯಾ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು चौथी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में जो मॉडल पेश किया, उसमें बच्ची ने 2 कब्र दिखाई। इसमें बुर्का पहनने वाली महिला की कब्र को जन्नती औरत कहा गया और बुर्का ना पहनने वाली महिला को कब्र को जहन्नुमी औरत के तौर पर बताया गया और कहा गया कि उसके शव को सांप और बिच्छू खा जाएंगे। एग्जीबिशन के दौरान 9 साल की बच्ची ने जो बातें बताई वो वाकई में परेशान करने वाली हैं। ये कौन लोग हैं जो इन बच्चों को पहनावे के नाम पर बरगला रहे हैं, इनके दिमाग में जहर घोल रहे हैं? उन्हें बताया जा रहा है कि बुर्का पहनने वाली महिला शहीद के खून से भी ज्यादा पवित्र होती है। 9 साल की बच्ची ये बता रही है कि बुर्का पहनना इसलिए जरूरी है ताकि कोई गैर मर्द ना देखे और आप गैर मर्द को ना देखे। मात्र 9 साल, मात्र 9 साल, ये उम्र बताते हुए हैरानी होती है कि ये बच्ची कहती है जो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती, अल्लाह उनकी नमाज को कबूल नहीं करता, उनकी दुआओं को कबूल नहीं करता और ना ही खूफे जन्नत नसीब होती है। सोचिए। चौथी क्लास की छात्रा का जो विवादित वीडियो आपने देखा वो उसी कर्नाटक जिले का है, कर्नाटक राज्य का है, जहां पर पहले भी हिजाब को लेकर खूब बवाल हुआ। दरअसल 2022 के फरवरी में कर्नाटक स्कूल
कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था। जगह जगह प्रोटेस्ट भी हुए थे, आपको याद होगा। और ये बवाल इतना बढ़ा था कि कई दिनों तक स्कूल और कॉलेजेस बंद भी रहे थे। जब मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी हिजाब पर बैन को सही ठहराया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस के बेंच ने हिजाब को लेकर अलग अलग राय दी, जिसके बाद मामला हायर बेंच को भेजा गया, जहां अभी भी यह मामला विचाराधीन है। मामला भले ही विचाराधीन है, लेकिन कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस में अभी लड़कियां हिजाब पहनकर जा रही हैं। स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनना जायज है या नाजायज है, इस पर आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच के फैसले के बाद ही सामने आएगा। लेकिन साल 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि इस्लाम में बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं है। साथ ही स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनने पर भी बैन के आदेश को सही ठहराया था। अब कर्नाटक में 4th क्लास की बच्ची के हिजाब और बुर्का को लेकर जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद कर्नाटक में हिजाबी जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इस मामले में जब विवाद बढ़ा तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जांच के लिए उस विद्यालय पहुंचे जहां का ये पूरा वीडियो है। करीब 2 घंटे तक बीईओ ने स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से बात की। पूछताछ के दौरान स्कूल प्रबंधन ने बताया कि ऐसा कोई प्रोग्राम उनके स्कूल परिसर में आयोजित नहीं किया गया था। हालांकि मैनेजमेंट ने यह कबूल किया कि वीडियो में जो बच्ची दिखाई दे रही है वो उसी स्कूल में पढ़ाई करती है। ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಉದಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು, ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. अब सवाल ये उठता है कि साइंस के एग्जीबिशन में बच्ची को कब्र का मॉडल बनाने के लिए किसने कहा? क्या बच्ची को सुनीता विलियम्स जैसे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बताया नहीं जा सकता था? वो सुनीता विलियम्स जो 9 महीने तक स्पेस में रही, 62 घंटे तक स्पेस वॉक किया, अगर कोई दूसरा मॉडल बना सकती थी तो वो साइंस से जुड़ा हुआ हो सकता था। कहा जाता है कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। वो किसी बीमारी का इलाज करने वाला मशीन डिजाइन कर सकती थी, नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई मॉडल बना सकती थी। लेकिन आखिर साइंस में धर्म के कब्र के इस मॉडल का क्या काम था? कौन उसे समझा रहा है? कौन उसे बहका रहा है? कौन विज्ञान और धर्म के बीच का फर्क उसे नहीं बता रहा है? और क्या वाकई में धर्म इतना अवैज्ञानिक है? इसे भी सोचने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि दुनिया में 18 ऐसे देश हैं जिनमें कई मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल है जहां बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन देशों में बुर्के पर बैन लगा है उसमें है चीन, श्रीलंका जैसे पड़ोसी राज्य भी। एशिया के मैं उन देशों की बात करूं तो उसमें किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं। यूरोपियन देशों की बात करूं, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। फ्रांस में तो हिजाब और बुर्के पर बैन लगाने के बाद कितना यहाँ पर आतंक मचाया गया, कितनी आतताई यहाँ पर की गई, ये आप भी जानते हैं। अफ्रीका में अफ्रीकन देशों की बात करें तो ट्यूनीशिया, कैमरून, चाद, गैबोन और कॉन्गो गणराज्य, ये वो देश है जहां पर बैन लगा दिया गया। धर्म के नाम पर जिस बच्ची के दिमाग में जिहादी जहर भरा गया, उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि कुरान में भी बुर्के का जिक्र नहीं है। कुरान में कपड़े का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि मुस्लिम महिला और पुरुष इस तरह से कपड़े पहने जो गरिमामय हो। बात गरिमा की थी और बताइए कहां जन्नत और जहन्नुम तक पहुंचा दी गई। राजधर्म में अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को दिल्ली लाकर उनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक्शन लेते हुए इस बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है।
पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 23 लड़कियों को बचाया है। पुलिस को यह इनपुट मिला था कि लड़कियों को पटपड़गंज के एक घर में रखा गया है। इस जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और प्लानिंग के साथ रेड की गई। लड़कियों को बचाया गया। इस मामले में पुलिस ने गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों में से 5 बिहार के किशनगंज के रहने वाले हैं, जबकि एक दिल्ली और एक पश्चिम बंगाल का है। इनके पास से 7 मोबाइल, 2 स्कूटी बरामद की गई हैं, जो इस अवैध धंधे में इस्तेमाल की जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग के सरगना का नाम नाजिम है। नाजिम अभी भी फरार है। उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम ताबड़तोड़ रेड कर रही है। पुलिस को इनपुट मिला था कि लड़कियों को पश्चिम बंगाल, नेपाल और दूसरी जगहों से दिल्ली लाकर उनसे जबरदस्ती गलत काम करवाया जा रहा है। लड़कियों को 2 व्हीलर के जरिए पहाड़गंज के कुछ होटल्स में भेजा जाता था और इस काम के बदले गैंग मोटी रकम वसूलता था। जिन लड़कियों का पुलिस ने रेस्क्यू किया, उनमें से 10 नेपाल की रहने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज इलाके से एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इस पूरे सेक्स रैकेट को चलाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 23 लड़कियों को रेस्क्यू भी कराया गया है, जिसमें से 10 नेपाल मूल की हैं और 3 लड़कियां जो हैं वो नाबालिग हैं। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं जो पहाड़गंज में, जहां पर इन्होंने लड़कियों को रखा जाता था। यही वो हाइड आउट मकान है जिसका एड्रेस है 1180 मेन बाजार पहाड़गंज। और फिलहाल जो है पुलिस ने इस पर जो है ताला लगाया हुआ है। दरअसल ये वही हाइड आउट है जहां पर ये पूरा गैंग जो है लड़कियों को लेकर आता था नेपाल से या फिर दूसरे देश के अलग अलग इलाकों से, उन्हें लालच देकर नौकरी का, और उसके बाद पहाड़गंज के इसी इलाके में जो है हाइड आउट बनाकर इन लड़कियों को रखा हुआ था। तस्वीरें आप देखें कि ये ऊपर पूरा मकान बना हुआ है जहां पर लड़कियों को रखा जाता था और उसके बाद शुरू होता था इस पूरे सेक्स रैकेट का खेल। दरअसल ये पहाड़गंज इलाका है जहां पर ना जाने कितने होटल जो हैं बने हुए हैं, छोटे बड़े बहुत सारे होटल हैं, और जो विदेशी सैलानी हैं वो भी यहाँ पर आके रुकते हैं या फिर जो अलग राज्यों में रहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर रुकते हैं। और यहाँ पर जब रुकते हैं तो ये गैंग जो है वो इन होटल्स में जो है लड़कियों को सप्लाई करता था, उसके बाद कस्टमर से मोटी रकम ऐंठता था। फिलहाल जिन 3 नाबालिग लड़कियों को जो है दिल्ली पुलिस ने यहाँ से रेस्क्यू कराया है, उनमें से एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 23 लड़कियों को अभी तक पुलिस रेस्क्यू करा चुकी है। और दरअसल पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि पहाड़गंज के इस इलाके से जो है सेक्स रैकेट ऑपरेट किया जा रहा है, लड़कियों से जबरन जो है ये पूरा काम कराया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नकली ग्राहक बन के इस पूरे गैंग से संपर्क किया और जैसे ही इस गैंग को जो है पुलिस ने अपने ट्रैप में लिया तो जो गैंग के सदस्य हैं वो लड़कियों को उन्होंने होटल भेजा। तो उसके बाद लड़कियों से को पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद पूरे गैंग का खुलासा हुआ। लड़कियों ने अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद इस हाइड आउट के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। तो पुलिस ने दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के इस घर में एक गॉड इन होटल है वहां पर और मिनी पैलेस होटल, इन तीनों ठिकानों पर एक साथ रेड करके इन 23 लड़कियों को रेस्क्यू कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये आरोपी जो हैं वो लड़कियों को किन किन राज्यों से लाते थे, कब से इस पूरे गैंग को ये लोग चला रहे थे और अब तक कितनी लड़कियों को ये अपना निशाना बना चुके हैं। फिलहाल जो 7 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनमें से 5 आरोपी जो हैं वो बिहार के किशनगंज इलाके के रहने वाले हैं, एक आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और जो 7वां आरोपी है वो दिल्ली का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें इस दलदल में धकेलने वाले आरोपियों की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। पुलिस ने गैंग के जिन 7 लोगों को पकड़ा है उन सबकी उम्र 20 से लेकर 30 साल तक के बीच की है। ये सभी 7 आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छोटा मोटा काम करते थे और तकरीबन 1 से 2 महीने पहले ही नाजिम नाम के एक शख्स के कहने पर अवैध धंधे से जुड़ गए। नाजिम इस गैंग का सरगना है और नाजिम भी बिहार के किशनगंज का ही रहने वाला है। जबकि पकड़े गए 7 आरोपियों में से नुरशैद आलम, मोहम्मद आलम, इसके अलावा एक और नाम है तौसीफ रजा, शमीम आलम, ये तमाम चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। मोहम्मद जरूल, मोनीश, इन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी के सभी अधिकतर किशनगंज के रहने वाले हैं। नुरशैद आलम, मोहम्मद आलम, इसके अलावा तौसीफ और शमीम,
मोहम्मद जरूल, ये किशनगंज के रहने वाले हैं। दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है अब्दुल मन्नान, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। मोनीश, जो कि खुद कमला मार्केट नई दिल्ली का रहने वाला है, इसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आईपीसी एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े हुए अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके। गैंग के सरगना नाजिम के इशारे पर ये लोग लड़कियों को पहाड़गंज के होटल्स में सप्लाई करते थे। दिल्ली पुलिस को जब इस पूरे सेक्स रैकेट के गोरख धंधे का पता चला, उसकी स्पेशल टीम ने पूरे इलाके की निगरानी करनी शुरू कर दी। पुलिस के लोग नकली कस्टमर बनकर गैंग के सदस्यों तक पहुंचे और जब ये बात कंफर्म हो गई तो पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने उस हाइड आउट जगह पर भी रेड की जहां लड़कियों को छिपाया गया था। पुलिस ने पटपड़गंज इलाके के होटल गॉड इन और होटल मिनी पैलेस पर भी रेड की, जहां से लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया। दिल्ली पुलिस को दरअसल एक जानकारी मिली कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में जो होटल्स बने हुए हैं उनमें सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। उन होटल्स में लड़कियों को भेजा जाता है सेक्स रैकेट के लिए, और जो लोग भेजते हैं, जो इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, वो इसकी एवज में कस्टमर से मोटी रकम ऐंठते हैं। जिसके बाद पुलिस ने एक पूरा प्लान बनाया और नकली कस्टमर बनकर कुछ पुलिस वालों ने इसी गैंग के सदस्यों से संपर्क किया, जिसके बाद गैंग जो है वो पुलिस के ट्रैप में आ गया और उसके बाद गैंग ने बताया कि आपको कहाँ आना है। इस वक्त हम ये मिनी होटल है, मिनी होटल यस प्लीज के नाम से जो है पहाड़गंज में एक होटल है, बहुत छोटा सा होटल है, और यहाँ से भी जो है पुलिस ने लड़कियों को रेस्क्यू कराया था। हम इस होटल के अंदर भी चलेंगे, बात भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा गैंग जो है इस धंधे को ऑपरेट करता था। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम साउद है सर। साउद, तो ये बताइए कि यहाँ से लड़कियों को रेस्क्यू कराया था? नहीं, एक कपल को किया था। हाँ। तो यहाँ पे लड़कियाँ भेजी जाती थी? बाहर से आते हैं। बाहर से? कहाँ से? जैसे कि पहाड़गंज से ही। पहाड़गंज से? हाँ। तो इससे पहले भी पुलिस ने यहाँ लड़कियों को ऐसे छुड़वाया? नहीं सर, हमारे पास नहीं है। मतलब ये गुडीन और सिवाइन में पकड़ा था। अच्छा। मैन बाजार में। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से भी एक लड़की को छोड़ो? वो कपल, हाँ कपल को किया था। तो कितनी उम्र होगी उस लड़की की? उनका उम्र था 17 साल। 17 साल। हाँ। तो आप होटल चलाते हैं, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर जो है नाबालिग लड़की को अगर किसी होटल में ला रहे तो पूरी होटल कोई और चलाते हैं, मैं तो नौकरी करता हूँ। हाँ। हाँ। तो कौन मालिक है इसका? मालिक तो सर अभी यहाँ पे नहीं है, वो दिल्ली का ही है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मनीष। हाँ। तो आप यहाँ नौकरी भी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नाबालिग लड़कियों को जो है ऐसे होटल्स में जो है किसी के साथ आए तो पूरी अच्छे से जो है पूछताछ हो, उनके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। आप लेते हैं? सर डॉक्यूमेंट्स तो लेते हैं। दिखाइए डॉक्यूमेंट वो लड़की। वो रजिस्टर वगैरह तो सब उसी पे है ना। हाँ, पुलिस ले गई है? हाँ, वही पे थाने में। अच्छा, थाने में। हाँ। ये कि जैसे पहाड़गंज में आप तो बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे काम भी कर रहे होंगे पहाड़गंज में, तो इन होटल्स में इसी तरह के सेक्स रैकेट के लिए लड़कियों को लाया ले जाया जाता है? यह तो बहुत सारा होटल है सर जी। जैसे कि 100% में 90% होटल में ये काम होते हैं, बस 10% होटल ही सही है। 10% हाँ, जेन्युइन होटल होते हैं। बाकी बाकी में तो यही बस ये कपल दिल्ली का आरडी में अलाउ है। तो सुना आपने, ये उसी होटल के मैनेजर हैं जो कि जहां से लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया, जहां पर जो है पुलिस ने रेड की। फिलहाल ये कितने कमरे का होटल है? ये सर 13 रूम के है। 13 रूम? हाँ जी। तो दिखाएंगे एक बार हमें? रूम तो अभी सारे खाली पड़े हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आप दिखाइए। देखिए बिल्कुल ये ही वो होटल है, हम देखेंगे भी। यहाँ पर ही जो है दिल्ली पुलिस ने रात में रेड की थी, जिसके बाद लड़की को रेस्क्यू कराया गया। उसके बाद उसकी निशानदेही पर उससे जब पूछताछ हुई तो उसके पूछताछ होने के बाद देखिए यहाँ पे बड़े छोटे छोटे जो हैं इस तरह के कमरे बने हुए हैं। ये एक कमरा खोल के दिखा दीजिए, ये देखिए। हाँ, ये आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से ये कमरे हैं, यानी कि आप एंट्री करेंगे और कमरा खत्म। इस तरह के छोटे छोटे कमरे हैं जो कि 700 से 800 रुपए में 2-2, 3-3 घंटे के लिए दिए जाते हैं। जो होटल के मैनेजर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि होटल जो दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के होटल्स हैं उनमें मैक्सिमम इसी तरह से जो है काम किया जाता है। यहाँ पर इसी तरह से जो है लड़कियाँ लाई जाती हैं तो उन्हें जो है आईडी लेकर दे दिया जाता है। हालांकि जिस लड़की को यहाँ से रेस्क्यू कराया पुलिस ने, उसकी आईडी होटल वालों ने नहीं ली थी।
जरा सोचिए, पहाड़गंज के होटल्स में कैसे धड़ल्ले से इस तरह का काम हो रहा है। एक और होटल है गॉट इन, यहां से भी पुलिस ने कई लड़कियों को रेस्क्यू किया। उसके मैनेजर ने क्या बताया वो भी आप सुनिए। इस वक्त हम दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के होटल गॉट इन के बाहर मौजूद हैं। दरअसल ये वही होटल है जहां से 4 लड़कियों को दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू कराया है, जिनसे जबरन सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व होने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। आप देखें कि ये पूरा होटल है जो कि उसी तर्ज पे बना हुआ है जैसे कि पहाड़गंज के और दूसरे होटल्स बने हुए हैं। छोटा सा गलियारा और उस गलियारे में दोनों तरफ छोटे छोटे रूम। क्या नाम है इनके मैनेजर भी हैं, क्या नाम है आपका? सलमान। ये कितनी लड़कियों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रेस्क्यू करवाया? सर मुझे सुनने में जो है वही बात है, मैंने सुना न्यूज में देखा कि 23 लड़के पूरे पहाड़गंज में। हाँ। और आपके होटल से कितनी लड़कियों को बचाया? हमारे होटल से है या दोनों होटल से पता नहीं कहाँ से 23 से 4 लड़की मैंने सुना। 3 से 4? हाँ 3 से 4 यही सुना मैंने। तो उनमें कोई नाबालिग बच्ची भी थी, यानी कि 18 साल से कम की? नहीं, मैं ड्यूटी ऑफ था मेरा। जी बताइए कि जब आप किसी को होटल देते हैं तो क्या कुछ उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लेते हैं? उसके साथ आधार कार्ड लेते हैं, साइन कराते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं और पेमेंट जो होता है 800 1000 जो जिसके हिसाब से होता है वही लेते हैं। क्या रूम दिखाएंगे आप अपने के कोई भी? देखिए तो बिल्कुल आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर उसी तर्ज पर जो है बहुत छोटे छोटे जो हैं कमरे बने हुए हैं। पहाड़गंज वैसे ही कंजेस्टेड है और ऐसे में और छोटे छोटे यहाँ पर कमरे बने हुए हैं जिन्हें घंटों के हिसाब से भी दिया जाता है। किसी से 800 किसी से 1000 ये इस तरह से जो है रकम वसूली जाती है। आप ये देखें इस तरह यहाँ पे कमरे बने हुए हैं और फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस होटल के कमरों से भी जो है लड़कियों को रेस्क्यू कराया है। ये गॉट इन होटल है, यहाँ से भी बताया जा रहा है 3 से 4 लड़कियों को रेस्क्यू कराया है। टोटल दिल्ली पुलिस ने 23 लड़कियों को जो ये आरोपी हैं जो पूरा सेक्स रैकेट चलाते थे उस गैंग के चंगुल से छुड़ाया। फिलहाल पुलिस अब जो है उन पीड़िताओं से बात कर रही है ताकि आगे पता लगाया जा सके कि अब तक ये गैंग कितनी लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा चुका था और कितनी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। दरअसल पुलिस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि नौकरियों के लालच पर गरीब परिवार की लड़कियों को बहला फुसला कर दिल्ली लाया जाता था और उसके बाद उनसे जो है जबरन ये सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर किया जाता था। राजधर में अब बात होगी संभल में योगी आदित्यनाथ की पुलिस के एक्शन की। संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पुलिस की टीम पहुंची है। पुलिस जियाउर रहमान वर्ग को नोटिस देने के बाद पहुंची है। सपा सांसद पर संभल में दंगा भड़काने का आरोप है। बीएनएसएस का जो नोटिस है वो लेकर आए हैं ताकि वो इस नोटिस को यहाँ पर दे सके। जियाउर रहमान वर्ग जिसपे आरोप है कि उन्होंने जो इनिशियली जो रॉयट हैं उसे भड़काने में उनकी अहम भूमिका थी। एफआईआर उनके नाम है, उसके साथ एक और जो व्यक्ति हैं उसका नाम है। अभी तक जफर अली को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब यहाँ पर आकर तो जियाउर रहमान वर्ग के घर के अंदर अब नोटिस को सर्व किया जा रहा है। इस समय जियाउर रहमान वर्ग दिल्ली में मौजूद हैं लेकिन उनके परिवार के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं 2 इंस्पेक्टर, उसके अलावा 3 सब इंस्पेक्टर और जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर हैं, उनको घर पे ले गए हैं ताकि वो नोटिस को सर्व कर सके और इस नोटिस के माध्यम से उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक कुल मिला के 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से जफर अली की गिरफ्तारी के बाद जुडिशियल कस्टडी में है और अब जियाउर रहमान वर्ग को इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद संभल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मनीष, इस वक्त वहां पर क्या कार्रवाई की जा रही है? मीनाक्षी, जो नोटिस सर्व करने के लिए एसआईटी की टीम आई थी यूपी पुलिस की, जो इस पूरे मामले की 24 नवंबर की जो एफआईआर है उस पर जांच कर रही है, जिस पे आरोप है कि जियाउर रहमान वर्ग ने वहां दंगे भड़काने के और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो भीड़ को उकसाया था। दरअसल उसी की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर वो नोटिस सर्व करने आए थे। ये उनका घर है, परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। जो उनके जो क्लोज परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं थे, जिसकी वजह से नोटिस नहीं दिया गया और वो बिना नोटिस
नोटिस दिए, यूपी पुलिस वापस चली गई। उनका ये कहना था कि वो जियाउर रहमान बर्क से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द नोटिस सर्व किया जाए और दोबारा नोटिस देने के लिए वो आएंगे। लेकिन आज ये पहला मौका है जब औपचारिक तौर पर जियाउर रहमान बर्क को ऑफिशियली जो एसआईटी की टीम है उन्होंने नोटिस दिया। एक बार आप फिर से देख लीजिए, परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर जो उनका घर देखते हैं, कारोबार देखते हैं, वो लोग मौजूद हैं। लेकिन खुद जियाउर रहमान बर्क यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में मौजूद हैं। उनकी जो माता जी हैं उनकी तबीयत काफ़ी खराब है, हमें बताया गया, और इसी वजह से जो बाकी जो घर के मेंबर्स हैं, क्लोज मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर नहीं थे। इसीलिए यूपी पुलिस की एसआईटी जो नोटिस है वो सर्व किए बिना यहाँ से वापस चली गई है। अब दोबारा से जब जियाउर रहमान बर्क की प्रेजेंस होगी उस दौरान फिर से ये अनुमान लगाया गया है। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं यूपी पुलिस की एसआईटी के, उन्होंने कहा है कि फिर जाकर वो नोटिस को सर्व करेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक तरफ जहां जियाउर रहमान बर्क के इस घर को, लेकिन एक पहलू तो ये भी बताया जा रहा था ना कि ये घर का निर्माण जियाउर रहमान बर्क ने नहीं बल्कि उनके दादा के जमाने में यहाँ पर काम हुआ, यानी शफीकुर रहमान बर्क। और इसलिए परिवार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको किसी को वादी बनाना भी है तो फिर आप उनके पिता को बनाए, यानी जो मैं नाम थोड़ा मिस कर रही हूँ, जियाउर रहमान बर्क के पिता, उनको इस मामले में घेरा जाए। क्यों सांसद को बार बार टारगेट किया जा रहा है? मीनाक्षी, अब पहले आप ये समझ लीजिए कि जिसको लेकर जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है 1958 का, जिसके आधार पर ये कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, और जो पीडब्ल्यूडी की टीम आई थी जिन्होंने पूरा मापा था, वो दरअसल यही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के साथ इसे तैयार किया गया, ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, इसको नापा गया और ये कहा गया कि करीबन 1 से 2 साल के बीच में ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और इसी को जो मैप है यानी मानचित्र है वो जमा नहीं करवाया गया रेगुलेशन एक्ट के तहत, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नया है और यहाँ पर मैप के अनुसार इसे तैयार नहीं किया गया है। इसी वजह से चाहे ये वाला स्ट्रक्चर हो, उसके साथ ये जो पैसेज है जिसे सेटबैक कहते हैं, सेटबैक मतलब गली के आगे और पीछे के दोनों का हिस्सा जहाँ पे पैसेज और नाली का एडजॉइनिंग एरिया है, वो सभी एरियाज इसके साथ कनेक्टेड है। तो नहीं, ये तो कंस्ट्रक्शन देखकर ही पता चल रहा है, ये तो ताजा कंस्ट्रक्शन है, अभी केवल सीमेंटिंग हुई है, दरवाजे लगे हैं, अभी तो बहुत सारा काम, ये तो बता रहा है कि ये तो ताजा काम है। तो यानी कि जितनी भी बातें की जा रही हैं केवल जियाउर रहमान बर्क को बचाने के लिए की जा रही हैं। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जियाउर रहमान बर्क से जुड़े हुए जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उनका क्या कहना है वो भी आप सुने। सांसद यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसलिए शायद नोटिस शामिल नहीं हो पाया। कितने पुलिस कर्मचारी हैं इस समय? यह आए एसओ नखासा साहब हैं, एसएचओ साहब और मतलब कई दरोगा है, पुलिस पूरी टीम है। पुलिस जो आती है कानूनी एतबार से वो नोटिस कराना आए हैं, कोई विवाद नहीं है।